जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ। शुरू करें? चलो, देखो पिछले क्लास में हम लोग ये साइंटिस्ट को पढ़े थे। थोड़ा सा एक बार बताओ, डीएनए में क्या क्या होता है। हाँ, डीएनए का जो मेन यूनिट है वो क्या था? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की यूनिट की बात करें तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या था? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन था। अब हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। उसको देखो, ये कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए होता है, डीएनए जब भी मिलेगा हमेशा डबल लेयर में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। आरएनए अभी जब मिलेगा ना, तो अभी जब आरएनए को पढ़ेंगे तो वो हो सकता है कि सिंगल लेयर मिल सकता है, डबल मिल सकता है। और मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है ना। ये हम लोग सब पढ़े थे पिछले क्लास में। देखो ये वाला, देखो ये क्या है? जब एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन ऐसे जब जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो डबल लेयर का हुआ। इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, या इसे बोलते हैं डीएनए। बात समझ गए ना? न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी है और डीएनए भी है, बस उसमें अंतर क्या है? हाँ, यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए में। और थायमिन किसमें होता है? डीएनए में। और दूसरा अंतर क्या होता है? जो एक में राइबोज पाया जाता है और एक में डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है ना। तो डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाया जाएगा और राइबोज में पाया जाएगा आरएनए में। बाकी दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड। बात समझ आ रही ना? फिर एक आगे बताए थे, एक होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये होता था, जो प्रोटीन बनना है उस प्रोटीन के बनने की प्रोसेस शुरू होती है डीएनए से। मतलब डीएनए का काम होता है ना सिग्नल भेजना, सिग्नल भेजना, उसको मार करना, कोड करना, कि मतलब जो प्रोटीन बनेगी वो कैसी बनेगी। उस प्रोसेस के बाद डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन, बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। बताओ, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते थे? रेप्लिकेशन। गुड, पढ़ रहे हो क्या? जब डीएनए से आरएनए बने तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बने तो क्या बोलते हैं? देखो गलत गलत कर दिया ना। देखो, जब डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। लेकिन हमने क्या पूछा? आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कल एक बार बोले थे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कि अभी जानते हो, जो ये देखो, जो डीएनए से आरएनए जो सही वाला क्रम है उसमें हमेशा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जानते हो ये बहुत ना हार्मफुल है। जो एक बीमारी होती है HIV, उसमें ये सब यही करता है। जो अपने डीएनए को, हमारे डीएनए को, जो हमारी प्रोटीन बननी होती है उसको कैप्चर करके दोबारा अपना डीएनए बना देता है। तो जब अपना डीएनए बनाएगा तो जो हमारी अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अपना आरएनए बनेगा। तो मशीनरी हमारी होती है और सेल किसका बनता है? पैथोजन का। तो बीमारी बहुत कम होती है, इससे उसका बीमारी का इलाज नहीं होता है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे उसको। इसमें ये बहुत कुछ वायरस में जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है। बस समझ गए ना? जो कुछ बात अच्छी लगे लिख लिया करो, क्योंकि बाद में फिर सोचोगे नहीं, उसमें बहुत सारी बात नहीं लिखी है ना, जैसे रिवर्स। हाँ, रिकॉर्ड तुम्हारे जिंदगी में थोड़ी होगा, रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है ना। चलो बस ध्यान इधर देखो। अब हम लोग को अब जो पढ़ना था, अब इस डीएनए को समझना था। ध्यान समझो, इस डीएनए का स्ट्रक्चर को समझना है। देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग क्या बताया कि जो डीएनए होता है उसमें ऐसे डबल पेयर बनेगा। एक तरफ का एक पेयर और दूसरा, सॉरी, एक लेयर और दूसरी लेयर, दोनों मिलकर बनता है डीएनए बनता है। और इस डीएनए का हमको स्ट्रक्चर समझना है। अगर किसी चीज के स्ट्रक्चर को समझना होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितना लंबा है, उसका उसका जो फ्रेमवर्क वो कैसे बना हुआ है, और उसमें क्या क्या चीज मिलके बना है। तो अब देखो, ये जो घूम घूम के ऐसे बना वो क्या कहलाता है? डीएनए। एक बार बताए थे, बैकबोन ऑफ डीएनए किससे मिलके बनेगा? हाँ, फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, ये दोनों मिलके जो इसका ये बैकबोन है उससे बनाएगा। और जो बीच बीच में फंसे हैं वो क्या है?
वो क्या है, जो ये बीच में फंसे क्या है, वो नाइट्रोजनस बेस। तो अब देखो इसका पूरा ना स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे यहां पे देखो ये क्या है, जो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब 2 चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन, है ना। तो ये होता है। अब ये देखो इसका जो ये जो ऐसे घुमा होता है वो राइट हैंड साइड घूमता है। इसका मतलब ये, जैसे मान लो थोड़ा अपना दो नोट्स दो, इसको ऐसे पकड़ के, जैसे मान लो ये ऐसे इसको हम कर लिए ऐसे, अब इसको हम अपने राइट हाथ से ये ऐसे ऐसे ऐंठ दिए, ऐंठना समझते हैं लोग, मतलब कॉयल कर दिए, घुमा दिए, तो जो ऐसे घूम रही है राइट हैंड साइड, है ना। तो वो इसी मैनर में ये ऐसे घूम के बनता है। अब यहां पे देखो इसके पिच की जो लंबाई होती है वो 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। पिच का मतलब देखो क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहां से शुरू हुआ, अब ये वापस आके फिर इसी स्थान पे आ गया। जैसे एक बोलते हैं ना पिच, यहां से शुरू करे ऐसे करके ऐसे, तो यहां से आया और ये घूम के यहीं पे आ गया इसी स्थान पे, तो इसको क्या बोलेंगे, पिच। तो इसकी जो लंबाई होगी 3.4 nm होगा, या इसको कह दें 34 एंगस्ट्रॉम। ये सब डाटा एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे, तब अगर याद रहेगा या समझ पाओगे तभी कर पाओगे। अब देखो दूसरा है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न 10 होता है। जैसे मान लो कि देखो ये वाला यहां से एक टर्न बना और एक ये पूरा टर्न बन गया, जैसे मान लो एक बार जब टर्न बनेगा तो जो उसके से एक बीच में एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, तो जो ये पेयर होता है ये एक टर्न में 10 पेयर होते हैं। बस किसके, बेस पेयर। बेस मतलब वही जो नाइट्रोजनस बेस है, एक जैसे एडेनिन जुड़ेगा तो उसके सामने क्या जुड़ेगा, थाइमिन, है ना, गुआनिन का जो साइटोसिन, तो दोनों एक क्या बन गया, पेयर। तो ऐसे करके 10 पेयर होगा एक पूरे टर्न में, है ना। अब दूसरा देखो आगे, यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। जैसे मान लो देखो एक ये बेस पेयर है और एक ये बेस पेयर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, 0.34 nm या कह दो 3.4 एंगस्ट्रॉम। बात समझ रहे हो ना। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि इसके पिच की लंबाई कितना होती है, 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम। इसके में एक उसमें एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10, और जो डिस्टेंस होता है उसके बीच के दोनों बेस पेयर के बीच का वो 0.34 या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। बात समझ गए, इतना सारी बात क्लियर हुआ, किसी कोई दिक्कत। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसको देखो, जैसे ये एक्चुअली ओरिजिनल डीएनए तो ऐसे ही होगा, हालांकि ये भी हाइपोथेटिकल है, लेकिन ऐसे कॉइल जैसा होगा, लेकिन इसको अगर ओपन करके ऐसा बनाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये बात तुम बता थे, एक तरफ ये जो दोनों होते हैं ऐसे पैरेलल होते हैं, है ना, लेकिन कैसा, एंटी पैरेलल, क्योंकि इसका 3 प्राइम इधर है तो इसका 5 होगा, इधर 5 होगा तो इधर इसका 3 होगा। और इन दोनों के जो ये बना होगा किससे बना होगा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस, सॉरी क्या बोलते हैं, शुगर से। और जो ये लगा है, ये क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस। अभी तुमको दिखाई दे रहा है, ये ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए, सी है तो जी, ऐसे जुड़ेगा। जब सी और जी जुड़ेगा तो कितने बांड से जुड़ेगा, 3 बांड से। जब सी और जी जुड़ेगा तो 3 बांड से जुड़ेगा, और जब ए और टी जुड़ेगा तो 2 बांड से जुड़ेगा। इसका मतलब जानते हो, अभी इसका काम पड़ेगा, जहां पे 3 बांड से जुड़ेगा वो ज्यादा मजबूत रहेगा कि 2 बांड वाला, 3 वाला मजबूत रहेगा। तो अभी ये बात ध्यान देना पड़ेगा, जब अभी एक आएगा, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको उसकी कॉइलिंग की अनकॉइलिंग होगा, तो वो अनकॉइलिंग वहां से होगा जहां से डबल बांड होगा। जैसे मान लो कि अगर तुमको यहां हम लोग यहां तुम लोग को हम बंद कर दें और बंद करके चले जाए हम लोग, मतलब बाहर से लॉक कर दें, तो तुम लोग सोचोगे यार कहां से तोड़ा जाए, तो दीवार तो तोड़ोगे नहीं, इसको नहीं तोड़ पाओगे, ये शीशा उसका तोड़ने का प्रयास करोगे। जब तो एक दिन यहाँ कुत्ता बंद कर हो गया था एक दिन, मतलब एक दिन, हाँ रात भर, मतलब क्या हुआ कि वो जैसे जैसे गेट बच्चे चले गए, नहीं एसी बंद था, बच्चे चले गए, वो आके आया अंदर, वहां बैठ गए क्लास में, अब आके वहां सो गया होगा, हम लोग ध्यान नहीं दिया, बंद रहे चले गए। और जब रात हुआ तो अब वो लगा तोड़ने पूरा, तुम लोग भी जाओगे, जो वाला गेट है लकड़ी वाला उसको पूरा खा लिया है वो। तो अब वो पहले उसको तोड़ा जहां वो वाला बोर्ड है, तो वो समझा कि यार ये दीवार नहीं टूटेगा, फिर जाकर लकड़ी को तोड़ तोड़ के पूरा आधा तोड़ दिया था। फिर अब यहां से आवाज जाती इधर आता, तो फिर मालिक, वो मकान मालिक साहब फोन किए,
कि आप कुत्ता अंदर बंद कर दिए, फिर रात में आए हम लोग, उसको देखे, खोले, पूरा उसको तोड़ दिया था, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। तो अब देखो देखो, उसको भी मालूम था कहीं पे दीवार भी कहीं नहीं तोड़ा, जहां कमजोर था, जहां लगता था तोड़ पाएंगे वहीं तोड़ा। तो अब जब इसको ओपन करेंगे, जहां कमजोर होगा वहीं ओपन करेंगे। अब यहां देखो, ये तो बता दिए थे ना, बैकबोन किससे मिलकर होता है? शुगर और फास्फेट से। द बेसिस प्रोजेक्ट इन साइड, देखो अगर जो इसके बात करेंगे तो ये सब होते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में मूव करता है। और यहां देखो, वन चैन है द पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 और एक होता है 3 to 5, मतलब एक चाहे जिसको मान लो 5 से 3 और एक 3 से 5, इस तरह से दोनों मैनर में रहेगा। सब बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है पूरा? अब यहां पे देखो आगे बात, इसको समझ आते हैं। देखो एक्चुअली इसके अंदर जो बैकबोन है यही तो बना है। देखो ये क्या है, ये वाला क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये पेंटोस शुगर है। और ये क्या है? ये फास्फेट ग्रुप है। ये पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस सॉरी ये पेंटोस शुगर है, ये फास्फेट ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बनाया? बैकबोन। और जो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये ऐसे जोड़ के इसके दूसरे वाले पेयर को पकड़ रखा है। बात समझ रहे हो ना? अब इसमें कुछ बात समझते देखो, इसे ये जो बांड इसके बीच में बनता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बांड होता है, जो उसको पेयर को पकड़ रखता है, क्या होता है? हाइड्रोजन बांड। अच्छा, इसके बीच में कौन सा बांड था बताए थे? फास्फोडाइस्टर बांड था, इसको जोड़ रखा था। और देखो ये भी क्वेश्चन है, इसको जो जोड़ा कौन सा बांड है? फास्फोडाइस्टर बांड। और ये कौन सा है? हाइड्रोजन बांड। तो जो जितना ज्यादा बांड होगा उतना मजबूत होगा। तुम लोग बात केमिस्ट्री में पढ़े थे। अगर कोई बांड की जो लेंथ है अगर वो बढ़ती है तो उसका जो स्ट्रांगनेस है वो कम हो जाता है। जितना अधिक बांड होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग से उसको जोड़ के रखेगा। बात समझ गया ना? तो ये इसमें हाँ, ये वाला, ये तो सब एक ही बांड है ना, इसको कंपेरिजन किससे करेंगे? किससे? बोलो बोलो, किससे कंपेयर करेंगे? इसको तो कंपेयर नहीं करेंगे, तो सेम बांड है सब में ना। अब देखो यहाँ पे, हाँ, फास्फोडाइस्टर बांड। अब देखो यहाँ पे ये सब बात बता चुके तुम लोग, जब ए जुड़ेगा टी से तो डबल बांड से, सी जुड़ेगा जी से तो ट्रिपल बांड से। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो जो प्यूरिन्स होता है, जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पे प्यूरिन है तो यहां पे क्या आएगा जानते हो? प्रिमिडीन आएगा। समझ रहे हो? अगर यहां प्यूरिन है तो यहां क्या आएगा? प्रिमिडीन। अब बताओ प्यूरिन में क्या क्या था? कौन कौन सा? और ग्वानिन ना। प्यूरिन में क्या था? एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल। ये क्या था? प्रिमिडीन। अब देखो उस प्रिमिडीन में से यूरोसिल खत्म, क्योंकि डीएनए में यूरोसिल नहीं पाया था। तो इसका मतलब क्या बचा? साइटोसिन और थाइमिन। तो एक तरफ जो होगा प्यूरिन होगा, उसके जो अपोजिट होगा क्या होगा? प्रिमिडीन। बात समझ गए ना? ये भी एक क्वेश्चन है, जो प्यूरिन जुड़े किससे जुड़ेगा? हमेशा प्रिमिडीन से। तो इसमें ये बात वही लिखा है, जो प्यूरिन होगा उसके अपोजिट साइड जो होगा क्या होगा? वो प्रिमिडीन होगा। और जनरेट द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टैंड, उसके बीच में स्टैंड देखने को मिलेगा। अब यहां पे कुछ डाटा दिया गया है, एनसीईआरटी में भी कुछ डाटा दिया गया है, इसको याद करना। क्योंकि डाटा देखो, हर एक डीएनए के बीच के जो दूरी है वो अलग अलग होती है, सबके डीएनए की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे जानते हो हम लोग का जो डीएनए है, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लंबा है, मतलब इतना लंबा है। वाह, सही बोल रहे हैं। ब्रह्मांड मतलब पूरे अर्थ को 7 बार लपेट सकते हो, समझ गए ना? वैसे हाँ, ट्राई हम बता कैसे होता है ना। इसमें मान लो धागा ले लो, अर्थ को बांधो, 7 बार बांधो, उतना लंबा होता है हमारा डीएनए। अब बात यह कि वो अंदर देखो, अभी बता था ना जो क्रोमोसोम होता है, तो अभी बात को समझो, हंसो नहीं, बात निकल जाएगा। देखो क्रोमोसोम देखो होता है ऐसा ऐसा मिल के बनता है। इसे अगर बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है, ऐसा है ना। अगर इसको तुम जूम करके देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे पतले 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 वो होते हैं। इसको ओपन करो तो ये हो गया। और जब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है डीएनए। इसको भी ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? अब ये इसके अंदर ऐसे घूम घूम के रहता है। अगर एक को निकालेंगे तो उसको हम उसको कई बार बाइंड कर सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कहीं से लिखा नहीं गया, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा होता है। बस समझ गए ना? तो ये बात है इसमें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये बात समझना है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं
उसको हम लोग उसका वो मेजरमेंट करते हैं कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या कितने बेस पेयर हैं। तो पहली बात तो एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए की लेंथ होता है, वो डिपेंड करता है कि उसके में कितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे। जितना अधिक न्यूक्लियोटाइड उतना लंबा डीएनए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सीट लगी है, जितना अधिक सीट होगी उतना लंबा क्लास होगा। इसका मतलब डीएनए की लंबाई किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोटाइड की। और एक बेस पेयर की बीच की दूरी कितना थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बस समझ ना। तो अगर मान लो इसे बोल देंगे, मान लो कि इसके बीच में दूरी 3.4 थी, टोटल 10 है, तो उसको तुम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, उसकी लंबाई निकल जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो आप देखो यहाँ पे, अब चाहे इसको न्यूक्लियोटाइड बोल लो या इसको न्यूक्लियोटाइड पेयर बोल लो या इसी को बेस पेयर बोल लो, ये तीनों बात क्या है? सेम है। अरे यार, समझ गए ना। ये चाहे इसको न्यूक्लियोटाइड बोल लो, चाहे इसको न्यूक्लियोटाइड पेयर बोल लो, चाहे इसको बेस पेयर बोल लो, ये तीनों बात क्या है? सेम है। अब उस डीएनए को लेंथ बताएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसको तुम लोग क्या पढ़ते हो? इस सिंबल को क्या पढ़ते हो? हाँ, 5 पढ़ते हैं। तो अब देखो इसमें 5174 मतलब एक बैक्टीरियोफेज है, जो कल डिस्कस कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस है, जो गंगा जल में पाया जाता है। तो उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो एक वैरायटी है जो कि 5174, उसमें देखा जाए तो 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बस समझ गए ना? कितने? 5386 मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब तुम देखो, तुमको मिल गया कि इतने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे जो डाटा आएगा उसकी डीएनए क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो ये वाला डाटा एकदम याद कर लो कि जो 5174 बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर इतना न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो, अभी हम इसका डाटा, इसकी लंबाई नहीं बता रहे हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया तो तुम लोग बता पाओगे ना? क्या करना है? जितनी उसकी बीच की लंबाई उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो नहीं कहोगे ना कि आप बताए नहीं थे। बस समझ गए ना? इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। या मान लो किसी और का दे दे, वो दोनों का नाम ले दे कि इसका न्यूक्लियोटाइड का बीच की दूरी इतना है, उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड इतने हैं, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आना है। लेकिन हमको ये डाटा याद होना क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है। अब देखो, एक है बैक्टीरियोफेज लेमडा। ये क्या था? ये था 174 5 बैक्टीरियोफेज, और एक है बैक्टीरियोफेज लेमडा। उसमें देखा जाए तो 48502, यानी कितना होगा ये? 48,502। इतना बेस पेयर है इसमें। देखो, इसका मतलब इसके डीएनए की लंबाई ज्यादा होगी, इसके डीएनए की लंबाई क्या होगी? कम होगी। अब उसको देखो, यहाँ पे ई कोलाई है एक ठो। ई कोलाई नाम सुने थे? ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, उसको इस्चीरिचिया कोलाई बोलते हैं, जो हम लोग के स्टमक में भी पाया जाता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो हम लोग के लिए यूजफुल भी होता है, हार्मफुल नहीं होता, यूजफुल होता है। तो यहाँ उसका दिया है जो ई कोलाई है। ई कोलाई के अंदर 4 × 6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, अरे सॉरी 4.6 इंटू बोल दिए थे क्या? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। इसको तुम लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना। पॉइंट ऊपर 6 का मतलब क्या होता है? 6 जीरो बढ़ा दो। कर ले तो ऐसा कि नहीं कर पाते हो, है ना? अब इसको ऐसा करने के मतलब निकाल सकते हो, मतलब इसमें कितने बेस पेयर हैं? इतने। अब इसका भी अगर डीएनए का लंबाई निकालना हो तो निकाल पाओगे आसानी से। मल्टीप्लाई कर दोगे जितना उसकी लंबाई है, निकल जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर है। देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ह्यूमन का जो डाटा दिया वो हैप्लॉइड का दिया है, यानी अगर डिप्लॉइड का पूछेगा तो इसका डबल करना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन आया कि ह्यूमन का निकालना है, तो ये जो दिया है वो ह्यूमन के हैप्लॉइड का अर्थात ह्यूमन के गैमिट का दिया है। हैप्लॉइड क्या होता है? ह्यूमन का गैमिट होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो यहां पे हैप्लॉइड का दिया है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। अगर ह्यूमन का निकालोगे या पूछेगा तो इसको डिप्लॉइड मतलब इसको डबल करके लिखना पड़ेगा। अगर हैप्लॉइड का पूछेगा तो यह लिखना पड़ेगा। बात समझ गए ना? तो इतने सारे डाटा हम लोग के बुक में दिया है, तो इसको एकदम याद करना चाहिए, बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा। आप देखो, इससे क्वेश्चन एक और जानते हैं बनाया था, इन सब का दे दिया, सबका ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 का। अब पूछा इनमें से किसका डीएनए सबसे ज्यादा लंबा है? बताओ।
ये सब तुमको लंबे नहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ तो इसको डिप्लॉयड करोगे तो और तो बढ़ जाएगा। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं कि मतलब इन सब में से किसका ज्यादा लंबा होगा। ये तो हैप्लॉइड भी वो लंबा हो जाएगा, ये तो हैप्लॉइड ही क्या लंबा हो जाएगा ना। 3.3 इंटू 10⁻9 है। 9 मतलब 9 जीरो बढ़ाओगे, इसमें कहीं है तो सब ज्यादा तो ये हैप्लॉइड ही ज्यादा हो जाएगा, डिप्लॉयड में उसको दुगना हो जाएगा, तो सब ज्यादा कौन हो गया? ये हो गया। बस समझ गया ना। तो ये सब अब देखो ये सब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि उसमें कहोगे यार ये सब कहां से आ गया। यही तो है, ये तो खेला है क्वेश्चन का। चलो अब देखो, अब तुम लोग को क्वेश्चन देते हैं कुछ करने को, पहले कुछ समझा देते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, एक और अंकल जी मिले, उनका नाम था इरविन चारगाफ। समझ गए, मतलब साइंटिस्ट थे, अंकल जी नहीं थे। अब देखो इन्होंने कुछ और बात बताया था। अब इनकी पहले सारी बात को समझ लेते हैं, फिर इनके समझे हुए बातों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब फिर देखेंगे तुम लोग कितना कर पाते हो। समझे? अब उन्होंने देखो क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ ए मतलब एडनिन। इतना शांत क्यों जाते हो? ए मतलब एडनिन और टी मतलब थाइमिन। यानी अगर मान लो ये ए है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा और टी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी। जैसे मान लो कोई ऐसे डीएनए बना हुआ है तो उसमें जितने ए होंगे उतने ही तो टी होंगे, क्योंकि ए अगर अकेले रहेगा तो जुड़ेगा ही नहीं। ए किससे जुड़ता है? टी से। ये तो बात सबको पता थी, तो ये फिर क्या ही बताए। बात समझ गए ना। हालांकि हम लोग को तो कॉमन लग रहा है ना कि अगर सारा बेस पेयर में है और ए टी से जुड़ता है तो ए तो अकेले रहेगा नहीं। जैसे जैसे बोले सबको शादी करना अनिवार्य है, अब कोई सिंगल तो रहेगा नहीं। बस समझ गए ना। अगर मान लो ऐसा बोल दे, गवर्नमेंट गाइडलाइन ला दे कि कोई भी आदमी बिना शादी के नहीं रहेगा, कोई कानून पास कर दे, समझ गए, नहीं तो उसको पकड़ के शादी करा दिया। एक होता है ना पकड़ा हुआ विवाह, तुम लोग समझते हो, होता है खूब पकड़ा हुआ विवाह। तो ये अब देखो इसमें क्या है, ये पहला बात क्या है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। और दूसरा देखो ये नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जी। मतलब जितना सी होगा उतना ही क्या होगा? जी होगा। अब यहां पे एक बात और देखो लिखा है नंबर ऑफ प्यूरिन, या कह लो कोई मतलब जो प्यूरिन जुड़ेगा किससे जुड़ेगा? प्रिमिडीन से। मतलब इधर वाला अगर प्यूरिन सामने वाला क्या होगा? प्रिमिडीन होगा। इसका मतलब 50% ये है और 50% ये है। तो अगर इसके परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% ये होगा, 50% ये होगा नहीं होगा? जितना कंटेंट ये होगा उतना कंटेंट ये होगा। तो एक बात ये होगा कि 50% क्या है? देखो नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिमिडीन। एक तो ये बात हो गया, जितना प्यूरिन होगा उतना ही प्रिमिडीन होगा। और अब यहां पे एक और फार्मूला देखो आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट बात ये है। देखो ये क्या है बताओ, ये एडेनिन क्या है? प्यूरिन है कि प्रिमिडीन है? जो एडेनिन है वो क्या है? प्यूरिन है। और ये टी क्या है? प्रिमिडीन है। तो यानी ये देखो देखा है, तो ये प्यूरिन प्लस प्रिमिडीन, इन दोनों को जोड़ोगे अपान जी अपान सी। अब देखो इसमें से जी क्या है? प्यूरिन है, और ये क्या है? प्रिमिडीन है। तो ये अपान ये, इसका जो मोलर रेशियो आएगा ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अभी इसका मिलेगा, जो इसका मोलर रेशियो आएगा वो क्या करेगा? वेरी करेगा कि मतलब किस स्पीसीज का रेशियो कितना होगा। अब वो तो डिपेंड करेगा कि ये दोनों मिला कितने हैं और ये दोनों मिला कितने हैं। बात समझ गया ना। तो ये हो गया। अब यहां पे अब यहां पे एक बात और है, बट कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज इट इज जनरली हाई इन यूकैरियोटिक। अगर स्पीसीज एकदम मतलब एक ही स्पीसीज है तो उसका डाटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमने बताया कि इसका जो रेशियो आया, मान लो एक कोई दूसरी स्पीसीज ए है और एक बी है, तो उसका जो रेशियो आएगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर स्पीसीज सेम है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, सेम सब करेगा। अब देखो यहां पे एक बात लिखा है, जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट समझते हो, ज्यादा डेवलप कौन होता है? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है ना। प्रो मतलब जो पहले डेवलप हुआ प्रोकैरियोट कहलाएगा। अब देखो इसका जो यूकैरियोट होता है उसको ज्यादा होता है। ये देखो यहां पे लिखा है 1.52 इन ह्यूमन। ये भी डाटा एकदम याद करना है, पूछेगा ह्यूमन में कितना होगा? 1.52 है ना।
एंड लो इन प्रोकैरियोट जो 0.93 इन ई कोलाई, ई मतलब एसिडियो कोलाई जो मिला था, है ना। इट अप्लीकेबल ओनली इन डबल स्टैंड डीएनए, ये उसी में मिलेगा जहां का जिसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। बात समझ गए ना, ये वाला डाटा समझ गए। आप देखो इसको अगर समझ गए हो तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको तुमको करना है। अब जैसे हम दिखाते हैं, पहले उस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात समझ जाओ, ये उसी को ऐसे करके समझाया गया है। देखो एक बात और देखो, जो ये क्या है एडेनिन वाला, क्या है प्यूरिन है कि पिरिमिडीन? प्यूरिन है। और जी क्या है? अरे ये भी तो प्यूरिन है। अब यहां पे देखो ये प्यूरिन प्यूरिन और ये क्या है, दोनों पिरिमिडीन पिरिमिडीन। इसका मतलब क्या होता है, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। तो चाहे A प्लस जी को जोड़ दो और उधर T प्लस सी को जोड़ दो, दोनों क्या होगा, बराबर। अब बराबर मतलब ये बराबर ऐसे भी हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो हम इसको कह लें कि ये वाला क्या है 40 और ये वाला क्या है 60 और ये वाला क्या होगा 60 और ये क्या होगा 40, दोनों क्या है, बराबर है। चाहे इसको ऐसे कर लो, चाहे तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको 70 लिख दो, इसको 30 लिख दो और इसको 40 लिख दो और इसको 60 लिख दो, ऐसा भी रेशियो आएगा। मतलब इन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों के सम के बराबर होगा। बस समझ गए ना। तो प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन। अब इसको चाहे एक बार इसी को ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां पे ये A प्लस जी ऐसे लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है A प्लस जी अपॉन T प्लस सी। अगर इसका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए। बस समझ गए। क्या हो, क्यों हंसी आ रही तुम लोगों को, क्या हो गया? पानी पी लो, पानी पी लो, समझ गए बात को ना। अब देखो इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब जितना परसेंट प्यूरिन होगा उतना परसेंट पिरिमिडीन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा। और अगर A प्लस जी अपॉन T प्लस सी करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1। अब अगर ये बात समझ में आई होगी तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोगों को करना है। देख के बताओ पहले, जल्दी से कहां पे निकालो और इस क्वेश्चन को निकालो जल्दी से। पहले कॉपी निकालो जल्दी और इस क्वेश्चन को लिख डालो जल्दी से। कहां पे निकालो, कहां पे निकालो, कॉपी लाना भूल जाते हो क्या? जल्दी जल्दी। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं क्या क्या दिया गया है, तुम लोग उसको बताना है। A इज इक्वल टू 24% और क्या दिया है, A इज इक्वल टू 24%। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ G कितना होगा और T कितना होगा और T कितना होगा। देख बोलो नहीं, थोड़ा कर दो, करके दिखाओ हमको। सब लोग के लिए क्लास है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी क्लास है केवल। पहले एक क्वेश्चन सुन लो तब उसको बताता है। देखो पहले इस वाले पहले उसको देख लो, जो ये वाला डाटा था। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, A इज इक्वल टू T लिखा था। ध्यान सुन लो, अब अगला क्वेश्चन करना है, नहीं करोगे तो फिर जान जाओ। यहाँ क्या A इज इक्वल टू T है और C इज इक्वल टू G है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, देखो यानी A इज इक्वल टू कितना होगा T और C इज इक्वल टू G होगा। तो अब एक बात तो ये समझना है कि जो A बराबर होगा वो क्या बराबर होगा T के। तो जितना A होगा उतना ही क्या होगा, ये कितना आएगा 24 आएगा। अब एक बात और समझना है, देखो देखो इसमें से कुछ क्या है एडेनिन और सॉरी प्यूरिन और क्या है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब देखो अगर ये वाला बताओ क्या है, ये प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है। अब देखो ये प्यूरिन है तो जो इसके बराबर होगा पिरिमिडीन होना चाहिए। तो अब देखो पहले तो ये देखो A बराबर T हो गया और C बराबर क्या है G है। तो इसमें से अगर प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर है तो उस क्या बोलते हैं 50-50 का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो अब देखो ये अगर 24 हो गया तो इसमें से कोई क्या आ जाएगा, इसमें से एक क्या आ जाएगा 26 और ये भी क्या आ जाएगा 26। बस समझ गए ना।
तभी तो होगा। अब देखो 26 मतलब ये क्या है प्यूरिन, और ये वाला क्या है प्यूरिन, इसको मिलाओगे तो कितना आएगा, इसको आएगा तो कितना आएगा 50, और इसको मिलाओगे तो कितना आएगा 50। अब देखो ये वाला मान लो प्यूरिन है, ये वाला प्रिमिडिन, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक का दिया है तो तुम उसको निकाल पाओगे। समझ गए बात को? किसी कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन देंगे तो करना पड़ेगा। बोल दो कोई डाउट हो तो, अभी कोई डाउट बता तो बता देंगे। देखो अभी क्या बोला गया था कि प्यूरिन और प्रिमिडिन बराबर होना चाहिए। ये वाला क्या है प्यूरिन और ये क्या है प्रिमिडिन। एक कराटा केवल दिया था 24, और ये बात हम लोग को मालूम था कि A इज इक्वल टू टी, तो जितना A होगा उतना T हो, पहले ये बात लिख लिए। अब देखो ये क्या है, ये प्रिमिडिन है, ये क्या है प्यूरिन है, तो इसका क्या है ये प्रिमिडिन होगा, इसका ये प्रिमिडिन होगा होगा है ना। तो अब देखो जब इसको करो तो इसके जितना ये होगा उतना इसके अगोस्ट 50% के वैल्यू निकालना है कि अगर बराबर होगा तो 50 ये होगा 50 ये होगा, तो बराबर आएगा ना, दोनों बराबर तभी आएगा जब ये दोनों 50-50 होगा। तो उसको 50 करना है तो 24 इसका, तो जो बचा 50 में कितना 26 इसका हो जाएगा, और इसका जो 24 है, अब जो इसका बचा कितना, अब चाहे ऐसे कर लो G बराबर C, चाहे T बराबर A। बात समझ गए? बात समझ में आया? इसमें दो चीज ध्यान देना है, एक तो A बराबर T और प्यूरिन बराबर प्रिमिडिन। बात समझे? तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इसको समझ गए होगे तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन कर पाएगा। सबको करना है। इसमें क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, C बराबर दिया है 22, और किसका किसका वैल्यू निकालना है, A का, T का और G का। कोई बोलेगा नहीं, हम उसकी कॉपी चेक करेंगे, जो कर लेगा तो। अब देखो इसमें क्या दिया गया था, अब A बराबर T है तो इसका मतलब C बराबर G, तो C 22 है तो G कितना होगा 22 होगा। अब ये दोनों सिंपल से क्या है, ये 28 होगा और ये क्या होगा 28 होगा। बात समझ गए ना? एकदम बिना कलम उठाए बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं, बस एक बार करने के लिए हम उसको से करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो अब ये कुछ और समझते हैं बात को आगे। जैसे अगर डीएनए की लंबाई हमने बता दिया, अगर डीएनए की लंबाई निकालना होगा तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच का अगर लेंथ पता रहेगा और कितने न्यूक्लियोटाइड है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। उसमें तो कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई निकल जाएगा। अब यहां पे ये देखना है नंबर ऑफ बेस पेयर, ह्यूमन की बात कर रहा है। ह्यूमन में 6.6, देखो वहां 3.3 था, लेकिन किसका हैप्लॉइड का, तो डिप्लॉइड में दोनों को क्या दो मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 6.6 आ गया। अब ये हेंस द लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 × 10⁻⁹। अब इसी में 0.34 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो कितना निकल के आएगा, 2.2 मीटर में आया। मतलब जैसे एक डीएनए की लंबाई कितना होगी 2.2 मीटर। अब सोचो कि ऐसे तुम लोग देख लोगे एक डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर, और डीएनए होता क्या है सेल के अंदर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, और उस 46 क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बहुत सारा डीएनए। तो एक डीएनए इतना होता है तो उन सब का डीएनए निकाल डालो, कि सबका 2-2 मीटर जोड़ डालो। अब सोचो कितनी सारी सेल है हमारे बॉडी में, पहले तो वो सेल हो गया, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, फिर एक न्यूक्लियस इतने सारे क्रोमोसोम हो गए, उसका डीएनए निकालोगे तो 2-2 मीटर है। तो अब तुम लोग को आइडिया लग गया हो कि लंबाई अगर अच्छी खासी लंबाई है, सबका निकाल के अगर वो करना चाहेंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। बात समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो ई कोलाई मतलब इंस्टीट्यूट कोलाई दिया है। देखो यहाँ पे इसके डीएनए का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर है। क्या इसको ऐसे लिखो, चाहे 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इससे क्या निकालना है बेस पेयर। अच्छा ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, चाहे बेस पेयर दिया हो और उसके बीच की लंबाई दिया हो तो डीएनए की लंबाई निकाल लो, चाहे डीएनए की लंबाई दिया हो और बेस पेयर निकालना हो तो भी निकल पाएगा, निकल जाएगा। अगर डीएनए की लंबाई दिया हो और उसके बीच की दूरी कितना है तो नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइड कर दोगे ना। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या दिया था बेस पेयर दिया था, और क्या निकाला गया है डीएनए की लंबाई। यहाँ क्या दिया है डीएनए की लंबाई, और क्या निकालना है नंबर ऑफ बेस पेयर। तो डीएनए की लंबाई दिया है
और इसका बेस पेयर निकालना है। अब ये हमको मालूम है कि उसके बीच की दूरी 0.34 10⁻9 होता है, डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये तो जो डाटा है देखो ये एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है, तो अगर मान लो यही डाटा आएगा तो क्वेश्चन इसका यही होगा। लेकिन मान लो कोई केस वाला क्वेश्चन बनाया कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए की लंबाई इतनी है, उसके न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी इतनी है, तो आप बताइए कि उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए कितना लंबा होगा। कर पाओगे ना, कोई दिक्कत होगी, कर लोगे, ठीक। ये देखो ऐसे होता है इस डीएनए में। अब आगे समझते हैं, चलो अच्छा जल्दी से करो इसको फटाक से। ये क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड वाला, एक डीएस डीएनए है, उसमें एक ए क्या है 120, टी क्या है 120 और जी क्या है 80, सी टी है। देन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर पॉसिबल इन इट। टाइम होगा क्या? समझ पाए हो कुछ बात? कोई बोलेगा नहीं, हम करके दिखाएगा पहले। बताओ इसके उसके बीच दूरी कितना है? अरे हाँ, ये यहां देखो ना, ये क्या था, ये 0.34, ये क्या था, ये बीच की दूरी। ये वाला डाटा तुम लोग इधर, ये वाला डाटा देखो, ये इसके बीच की दूरी 0.34 nm है, चाहे इसको कहो 3.4 एंगस्ट्रॉम कहेंगे। ध्यान समझो क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो जो तुम लोग निकाले तो वो उससे फिर आगे ये करना पड़ेगा कि रेशियो उसको हमको निकालना है ना। तो इसको हम चाहे क्या कर दें, इसको हम कर दें यहाँ पे, इसको हम कर दें कि 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इतना बात समझ आया? अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो अब देखो ये टोटल ये कितना है, ये कितना है 120 और ये कितना है 80। तो 120 प्लस 80, तो ये तो 200 आ गया। तो ये कितना आया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे 200 हो गए। अब इसी 200 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 से, एंगस्ट्रॉम से, नहीं एंगस्ट्रॉम में निकाले है ना 0.34, तो वो एनएम रहेगा ना। एंगस्ट्रॉम में अगर निकाला तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस समझ गए ना। बस ये कि मान लो किसी चीज में आ गया, ऐसा पूछता है ना कि मतलब हाँ जो भी आया होगा कर लेना ऐसे। अब वो कभी आता है मतलब इसका वो पूछता है कि एंगस्ट्रॉम में पूछा है कि मिलीमीटर में पूछा है। तो अगर एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो 3.4 से, अगर मिलीमीटर पूछेगा तो 0.34 से। बात समझ गए ना। तो अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमको देखो मेन क्या निकालना था, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होएगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकल गया और हमको इसकी दूरी पता है, बस उससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। जो मल्टीप्लाई करो जो डाटा आएगा वही आएगा। कितना आ रहा है डाटा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने? हाँ 360। इतना आ रहा है तो इसकी इतनी लंबाई क्या में आएगी एंगस्ट्रॉम में। बात समझ गए ना। अगर इसको मान लो मिलीमीटर में चेंज करना होगा तो कैसे कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत? चलो बता रहे हैं तुमको, टाइम हो चुका है अभी।